देखो कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी लग रही है। आपकी हर बॉडी की सेल एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। बेटा वहां पे प्रोसेस कंप्लीट होती है क्योंकि सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं खूब सारे और उसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह भी होती है, तो वहां पे इजीली एयर जो होती है वो डिफ्यूज होके जाती है। बेटा जब ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो यहां पे एक कार्बन हट जाएगा। तो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो सिर्फ 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है और एक कार्बन जो हटा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये पॉडकास्ट सीरीज भी आपकी मदद कर रही होगी। आज का चैप्टर है रेस्पायरेशन इन प्लांट, तो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं कि हर बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं और क्योंकि एनसीईआरटी के नंबर ऑफ चैप्टर भी कम हुए हैं तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना करीब करीब 3 है। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके तो एक चीज समझिए, रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन को कभी कभी बच्चे ब्रीदिंग से भी रिलेट करते हैं। बेटा ये ब्रीदिंग नहीं है, रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन, हिंदी में श्वसन बोलते हैं, बट ये ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं है। ब्रीदिंग में आप देखते हो ह्यूमंस के केस में इनहेल और एक्सहेल करते हैं, राइट। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये जरूर पढ़ते भी हो, है ना। बट यहां पे देखो रेस्पायरेशन का मतलब निकल के आता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन से। सेल्यूलर रेस्पायरेशन बोले तो कि सेल के अंदर एक प्रोसेस होगी। आप इसका कोर कंसेप्ट समझिए रेस्पायरेशन का तो आप देखेंगे ये वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। अब सवाल आ रहा होगा कि एनर्जी क्यों चाहिए भाई। तो एनर्जी चाहिए, देखो कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी लग रही है। आपकी हर बॉडी की सेल एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन प्लेनेट अर्थ, हमारी धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा उन सभी को एनर्जी की जरूरत है। आप चल रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व होगी, राइट। इवन नॉट ओनली एनिमल, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। यस, प्लांट और एनिमल में ये दोनों में ये प्रोसेस हो रही है। प्लांट अगर खड़े हुए हैं, उनकी सेल डिवाइड कर रही है, एनर्जी चाहिए। सो रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बात भी तय। अब आगे समझिए, क्या प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? यस कर रहे हैं, मगर प्लांट बेटा ऑटोट्रॉफ भी है। प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में एक सबस्ट्रेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, राइट। और बहुत कॉमन रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। तो प्लांट खुद अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, मगर एनिमल की बात करें तो वो ग्लूकोज नहीं बना पाते। तो या तो वो वेज डाइट लेंगे या नॉन वेज डाइट लेंगे और उससे उस ग्लूकोज को इनटेक करेंगे। फाइनली रेस्पायरेशन की प्रोसेस में एक सबस्ट्रेट होगा, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज एक्चुअली ग्लूकोज, मोस्ट फ्लेवर सबसे फेवरेट जो है वो ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप मैनर में ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट। मैंने यहां पे ये चीज मेंशन कर दी कि ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में कहानी अलग होगी। हेट्रोट्रॉफ जो होंगे वो फूड खाएंगे, है ना। आप भी सोचते होगे कि एनर्जी, मम्मी बोलती है ना खाना खाओ एनर्जी मिलेगी, दूध पियो एनर्जी मिलेगी। क्यों बोल रही है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके स्टमक में जाएगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। और ग्लूकोज क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसके ब्रेक डाउन से धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमेशा हमेशा एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है बेटा? ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन 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 की इस चेन में आप क्या देखोगे, इनकी चेन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी स्टोर है, राइट। अब ग्लूकोज का, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सिक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होगा, राइट। इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी और इससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब ये कार्बन ब्रेक होंगे तो इस कार्बन से ही, इस ग्लूकोज के 6 कार्बन के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से 6 कार्बन से एक एक करके कार्बन रिलीज होगा और वो कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है किससे रिलीज हो रहा है? इसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। और क्या एनर्जी एक साथ खूब सारी रिलीज होगी? नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैनर में वो एक एक करके, एक एक स्टेप में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में? एनर्जी विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वो रिलीज होगी। आ रहा है समझ में? गुड। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में जब आप एक
केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पे देखोगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक प्रोसेस होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा, प्लस एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है या फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी के रेस्पेक्ट में आप उसको वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो, 686 किलो कैलोरी, राइट। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। आया समझ में? इतना समझ में आया? तो ये आप इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं प्लांट के रेस्पेक्ट में। क्या क्या प्लांट रेस्पिरेट के साथ साथ ब्रीदिंग करते हैं? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? जैसे आप एक ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन जब भी देखोगे आप इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, राइट। एक इसका प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका काम ही यही है कि बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या इस तरीके की ऑक्सीजन पहुंचाना या अदर गैसेस पहुंचाना, मेनली तो ऑक्सीजन ही है, राइट। क्या इस तरीके की प्रोसेस प्लांट में भी अवेलेबल है? क्या प्लांट में भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अवेलेबल है? क्या वहां पे भी आपको लंग्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं? इन पे हम बात करेंगे। सोच के देखिए क्या होगा। नहीं, चलो शुरुआत करते हैं कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। तो यहां पे एक बात समझो बेटा कि प्लांट के अंदर कोई वेल ऑर्गेनाइज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई यहां पे रेस्पिरेशन होता है? हाँ सर, रेस्पिरेशन तो होता है। रेस्पिरेशन में क्या यहां पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? हाँ बेटा, प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बट फिर सवाल आपके जहन में एक ये भी आ रहा होगा कि फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही क्यों है? वो तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, खुद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की उसको बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करना है, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो इनफ नहीं है, इसीलिए वहां पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे बेटा कि यहां पे देखो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और ये बॉडी के हर सेल में हो रहा है, प्लांट के भी हर सेल में, हर लिविंग सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि भाई यहां पे भी गैसियस एक्सचेंज के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, लंग्स वगैरह चाहिए? नहीं बेटा, यहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो उसका अमाउंट बहुत कम है। आप सोच रहे हो सर फोटोसिंथेसिस में तो खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा चाहिए, तो बेटा यस चाहिए, खूब सारी चाहिए। और उस केस में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस पत्ती में होती है, रूट्स में नहीं होती, उसके अंदर वाले स्टेम वाले पार्ट में नहीं होती, पत्ती में होती है। और पत्ती का सरफेस एरिया मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादा होता है, खूब सारा फ्लैट होता है, तो इसीलिए। और वहां पे क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टोमेटा, जो खूब सारी गैस एक्सचेंज करा देते हैं। तो सबसे ज्यादा गैस एक्सचेंज की जरूरत कहां पड़ रही है, पत्तियों में, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या रेस्पिरेशन भी हो रही है? यस, रेस्पिरेशन भी हो रही है। बॉडी के अदर रूट्स में और अदर एरिया पे रेस्पिरेशन हो रहा है, हो रहा है। तो वहां पे प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है बेटा? वहां पे प्रोसेस कंप्लीट होती है क्योंकि सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं खूब सारे, और उसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह भी होती है, तो वहां पे इजीली एयर जो होती है वो डिफ्यूज होके जाती है। सही है, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां पे एक्सचेंज भी नहीं होता, इसीलिए उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। वहां पे भी सरफेस पे लेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि आप प्लांट ब्रीथ करते हैं। हाँ करते हैं, वो एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। मेनली कहां से होता है? मेनली पत्तियों से होता है। कैसे होता है भाई? क्योंकि वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। बार्क से भी होता है, वहां पे लेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो यहां पे उनके सरफेस एरिया से डायरेक्टली एक्सचेंज होता है। ह्यूमंस के केस में देखो तो यहां पे वो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, राइट। ह्यूमन के केस में ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हर सेल को एटीपी प्रोड्यूस करना है। प्लांट के केस में क्या है कि लीव्स जो है, पत्तियां जो है, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, वहां पे गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, तो वहां पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टोमेटा जो ओपन होते हैं, खूब सारी गैस अंदर आती है और बाहर निकल जाती है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। और अदर प्लेसेस पे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, और प्लस इसके सरफेस एरिया या इसके जो लीव्स वगैरह हैं या इसके जो ओवर आउटर सरफेस है, उससे मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व मेनली प्रोसेस क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व है, राइट। रेस्पिरेशन में आप फाइनली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। अब यहां पे जब भी आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे, 2 तरीके से रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम एरोबिक की बात करें तो यहां पे 3 मेजर स्टेप होंगी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल ऑल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में आप देखोगे ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। सबसे पहली स्टेप यहां पे आती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आप देखोगे सिक्वेंशियली स्टेप इन्वॉल्व है, अराउंड 10 स्टेप इन्वॉल्व है। एक एक करके उन स्टेप्स को समझेंगे, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम देखते हैं साइटोसोल में परफॉर्म होता हुआ। यह प्रोसेस साइटोसोल में परफॉर्म होगी।
कौन कौन सी प्रोसेस साइटोसोल में होगी, कौन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इस बात का बहुत खासकर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या देखोगे, साइटोसोल में परफॉर्म हो रहा है। इसको 3 साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, मेंशन किया था। ईएमपी पाथवे इसीलिए बोलते भी हैं, एंड्रॉफ, एम्बिडन, मेयरहोफ एंड पेरेनस पाथवे, ईएमपी। यहां पे ये 3 साइंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के रेस्पेक्ट में हम इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली में यूनिवर्सल प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली में यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ग्लाइकोलाइसिस जरूर होगी। जब भी रेस्पायरेशन हो रहा होगा, हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन जरूर होगा, रेस्पायरेशन में ये ग्लाइकोलाइसिस जरूर होगी, राइट। चाहे वो एरोबिक प्रोसेस हो, चाहे एनारोबिक हो, राइट। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल प्रोसेस बोल रहे हैं। और ये 10 स्टेप प्रोसेस है, और हर स्टेप पे आप देखोगे सिक्वेंशियली एंजाइम इन्वॉल्व है, और वो पर्टिकुलर एंजाइम स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, राइट। इसीलिए हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहां पे प्रोसेस कंप्लीट होगी। यहां पे 10 स्टेप है। शुरुआत करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होती है ग्लूकोज से साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में आप क्या देखेंगे कि जब ग्लूकोज एंटर करेगा तो उसको साइटोसोल में ट्रैप करने के लिए, दोबारा से वो सेल छोड़ के ना भाग जाए, सबसे पहली स्टेप पे एक एंजाइम आता है, दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहली स्टेप ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहली स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहां पे एंजाइम आइसोमरेज इन्वॉल्व होगा। अच्छा बेटा, एक चीज और नोटिस करो, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो क्या हुआ, 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। इस प्रोसेस में आप देखोगे एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि आपने 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया। वो फॉस्फेट कहां से आया, एटीपी से। एटीपी से क्या कन्वर्ट हो गया, एडीपी, एक फॉस्फेट चिपक गया यहां पे आके। पहली स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एंजाइम हेक्सोकाइनेज, एक एटीपी यूटिलाइज हुआ। दूसरी स्टेप में कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज हो गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, राइट। ग्लूकोज जो कि एक एल्डोज शुगर है, वो कीटोज शुगर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गई। क्या बना यहां पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आएगा एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा, एक और एटीपी को यूटिलाइज करेगा, और जो ये हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट जोड़ देगा, और क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बन गया बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर है, ये हमारी बन गई थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तक हमने क्या देखा भाई, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पहली पे हेक्सोकाइनेज, दूसरी पे आइसोमरेज, तीसरी पे ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, चौथी पे आप क्या देखोगे, एनोलेज आएगा। यहां पे एल्डोलेज मेंशन करेंगे। यहां पे ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को ब्रेक कर देगा। एल्डोलेज इन्वॉल्व होगा, जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है ये। अब आप ध्यान से देखो, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, राइट। और वो 2 मॉलिक्यूल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कहलाती है फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में आप क्या देखोगे, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये एक तरीके का आइसोमराइजेशन है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, एक एल्डोज शुगर कीटोज में कन्वर्ट हो रही है, कीटोज एल्डोज में। तो यहां पे आपने 5 स्टेप देखी, पहली हेक्सोकाइनेज की, दूसरी आइसोमरेज की, तीसरी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की, चौथी एल्डोलेज की, और ये फाइनली ये आइसोमराइज वाली स्टेप। 5 स्टेप आपने कवर कर ली। इन पांचों स्टेप को आप बोलते हो प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने एनर्जी दी है। 2 स्टेप में आपने देखा एटीपी यूटिलाइज किए हुए हैं। इज इट क्लियर, फाइनली आपके पास एक स्ट्रक्चर बन के आया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फोर्थ वाली स्टेप का। अब इसके आगे चलेगा पे ऑफ फेज, क्योंकि अब यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू होगी। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस स्टेप पे आप क्या देखोगे, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा और वो फर्स्ट पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, इसलिए 1,3 कंडीशन हो गई। और इसी स्टेप पे आप देखोगे एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है। 2 NADPH प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इधर, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इधर, और एक NADH इधर, एक NADH इधर प्रोड्यूस हुआ, एक NADH इधर प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है। अब अगली स्टेप में देखो क्या हो रहा है, 2 NADH बन गए हमारे पास। अगली स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब एक फॉस्फेट हटेगा और उससे एक एटीपी बनेगा दोनों साइड में, 2 एटीपी बन गए। अब क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब वो किसमें कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। और जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इस स्टेप पे भी एक
एटीपी रिड्यूस होगा, दोनों साइड में एक एक एटीपी। और फाइनली क्या बन गया? पायरुविक एसिड। तो आपने 10 स्टेप देखी, दो एटीपी इधर बने, 2 एटीपी ऊपर बने थे और उसके ऊपर जस्ट 2 NADH बने थे। तो आपने सम टोटल क्या देखा? 2 NADH, 4 एटीपी। मगर आपके 2 एटीपी यूज भी हो गए थे पहली वाली स्टेप में, पहली स्टेप में और थर्ड स्टेप में। तो आप क्या बोल रहे हो बेटा? आप बोल रहे हो कि हमारे पास नेट 2 एटीपी मिले, 2 NADH मिले। क्लियर है? ये आपका नेट गेन हुआ। एक NADH बेटा 3 एटीपी बनाता है, तो 2 NADH यहां पे बने हैं, तो कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी। तो नेट गेन आप एक बार को इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ओवरऑल हमको क्या मिले? 8 एटीपी मिले। 6 एटीपी आपको किससे मिलेंगे? NADH से, और 2 एटीपी आपको डायरेक्टली नेट मिले। So this is 10 step process called glycolysis, also called EMP pathway. EMP pathway के एंड में आपने क्या देखा? आपको पायरुविक एसिड मिला ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिले, 2 NADH मिले, 2 ATP नेट मिले। इज इट क्लियर? ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस। याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आपकी कहां पे कंप्लीट हुई है? साइटोसोल में कंप्लीट हुई है। पायरुविक एसिड भी कहां पे? साइटोसोल में ही है। अब ये पायरुविक एसिड एंटर कहां करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां पे परफॉर्म होगी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये पायरुविक एसिड कहां पे एंटर करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सो अब हम बात करने वाले हैं लिंक रिएक्शन की, कि कैसे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, कैसे कैसे प्रोसेस परफॉर्म होगी। शुरुआत करते हैं। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो कि अगर ऑक्सीजन होगा तो ये लिंक रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नहीं तो प्रोसेस फर्मेंटेशन वाली इन्वॉल्व होगी, एनारोबिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। एनारोबिक में इसके बाद डिस्कस करता हूं, पहले लिंक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो लिंक रिएक्शन अभी मैंने क्लियर कर दिया कि आगे तभी बढ़ेगी जब ऑक्सीजन होगी, मतलब एनारोबिक जब कंडीशन होगी तो ये लिंक रिएक्शन नहीं होगी, जब एरोबिक कंडीशन चल रही होगी तभी ये आगे बात बनेगी, राइट। तो पायरुविक एसिड अब किस में कन्वर्ट होने वाला है बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके, अब समझिए आगे कि जब ये पायरुविक एसिड बन गए, 2 पायरुविक एसिड बन गए, अब ये कहां जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आप क्या देखोगे? यहां पे एक इन्वॉल्व एंजाइम होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? मल्टी सब यूनिट एंजाइम। और ये क्या करेगा? इस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। बेटा जब ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे एक कार्बन हट जाएगा। तो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो सिर्फ 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और एक कार्बन जो हटा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा। एक चीज और समझिए कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, प्लस एक NADH भी बनेगा। एक पायरुविक एसिड से एक NADH बन रहा है, तो 2 से 2 NADH बनेंगे। मतलब इस लिंक रिएक्शन में, जिसको हम गेटवे स्टेप भी बोल रहे हैं, इस स्टेप में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है पायरुविक एसिड से, और एक एक NADH भी बन रहा है इस स्टेप पे। क्लियर है? इतना समझ में आया कि एक एक NADH भी यहां पे प्रोड्यूस हो चुका है। गुड। अब इस लिंक रिएक्शन के बाद आगे नेक्स्ट बारी आएगी क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल बोलो या TCA साइकिल बोलो, बट उधर बढ़ने से पहले आप ये चीज समझ लो कि ये लिंक रिएक्शन परफॉर्म तभी हो पाई थी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जब एरोबिक कंडीशन है। एनारोबिक कंडीशन जब होगी तो ये बात चलेगी नहीं, तो क्या होगा? फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, कि जो पायरुविक एसिड था वो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया है जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनमें ऐसा होता है, या हमारी मसल्स में ऐसा होगा कि पायरुविक एसिड बिना किसी आगे एनर्जी को रिलीज किए हुए ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? ये कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड में। एक साइकिल होती है कॉल्ड कोरी साइकिल, फिर इस लैक्टिक एसिड को हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही होती है ये। ठीक है, ओके। यहां पे समझो कि अब ये जो पायरुविक एसिड है किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लैक्टिक एसिड में, या फिर ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो सकता है। और ये प्रोसेस कहां पर परफॉर्म होती है? ईस्ट में। आपने देखा होगा जब हम बेकर्स ईस्ट की बात कर रहे होते हैं, पिछले पॉडकास्ट में आपने सुना होगा सैक्रोमाइसिस सेक्रिसेरिविसी यहां पे क्या करता है? प्रोड्यूस कर रहा होता है एथेनॉल, अल्कोहल बनाने की प्रोसेस। मगर ये दोनों ही प्रोसेस, चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे यहां पे अल्कोहल बने, दोनों ही हैजार्ड कंडीशन है, क्योंकि एसिड बने तब भी प्रॉब्लम है, अल्कोहल बने तब भी प्रॉब्लम है। इवन आपको ईस्ट के बारे में तो पता ही होगा कि 13% से जब अल्कोहल ज्यादा बढ़ता है तो वो उसी के लिए हानिकारक हो जाता है। तो मैक्सिमम 13% तक अल्कोहल वो प्रोड्यूस कर पाता है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, वहां पे एनर्जी कम बनती है, सिर्फ एनर्जी 2 ATP बन पाते हैं, क्योंकि जो NADH भी बने थे हमारे पास 2, वो इसी प्रोसेस में फिर से यूटिलाइज हो जाते हैं, राइट। और नेट गेन सिर्फ 2 ATP का ऊपर आता है, चाहे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप क्या देखते हो? फाइनली एथेनॉल बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सीधा सीधा पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही, 3 कार्बन का ही पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का ही लैक्टिक एसिड है। तो फाइनली आपने क्या देखा? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में नेट गेन 2 ATP का हो रहा है। ये प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम कर रही है,
राइट। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है। हम आ जाते हैं फिर अपनी एरोबिक वाली प्रोसेस पे ही, क्योंकि हमने अभी देखा था कि पायरुविक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो चुका है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब ये एंटर करेगा आपका किसमें, क्रेब साइकिल में, ऑल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल में। चलो शुरुआत करते हैं क्रेब साइकिल की। किस साइंटिस्ट ने, ऑब्वियस सी बात है नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हैंस क्रेब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को प्रपोज किया। देखते हैं ये साइकिल क्या कहती है और कैसे किन किन स्टेप में कंप्लीट होती है। शुरुआत करते हैं। तो समझिए इस सिट्रिक एसिड साइकिल को। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोल रहे हैं, क्रेब साइकिल भी बोल रहे हैं, समझते हैं इस प्रोसेस को और कैसे ये कंप्लीट होती है। देखो इसमें 8 स्टेप होंगी, टोटल 8 स्टेप में ये परफॉर्म होगी, राइट। क्रेब साइकिल कंप्लीट कितनी स्टेप में हो रही है, 8 स्टेप में। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, मैं शुरुआत में एक आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक याद करने की है, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। बस इतना याद रखना है और आपको क्रेब साइकिल याद हो जाएगी। समझिए कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओ मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम को, एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, एक 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम को लेके कंडेंस होकर सबसे पहला स्ट्रक्चर बना रहा है सिट्रिक एसिड। क्या बना रहा है बेटा, सिट्रिक एसिड। तो ओ सिट्रिक एसिड, ओ से ओ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड। ओ सिट्रिक एसिड, राइट। ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहला रही है, ठीक है। अब क्या होगा, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व होगी, राइट। यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे एक बार वाटर एंटर करेगा, एक बार वाटर हटेगा, राइट। डिहाइड्रेशन रीहाइड्रेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होगी और फाइनली क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड, राइट। आइसोसिट्रिक एसिड तक अभी आप देखोगे 6 कार्बन का ही स्ट्रक्चर है। अब ये 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ओ सिट्रिक एसिड इज मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ए मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब इस स्टेप पे ध्यान से देखो कि आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। इस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इस स्टेप पे एक NADH बनेगा और अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अक्सर पूछा जाता है क्रेब साइकिल में 5 कार्बन का कौन है, सिर्फ ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है। अल्फा कीटोग्लूटरेट अब कन्वर्ट किस में होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। इस स्टेप पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक NADH बनेगा और ये स्ट्रक्चर सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का होगा। नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। इस स्टेप पे एक ATP रिलीज होगा, ATP या GTP मेंशन करते हैं। अब आपने तीनों अल्फा कीटो, आपने आइसोसिट्रिक एसिड से देखा 3 स्टेप पे लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है, एक NADH, फिर एक और NADH, फिर ATP। इसके अगली वाली पे भी एनर्जी रिलीज होगी। देखो कैसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बना, सक्सिनिक एसिड, क्या रिलीज हुआ, एक ATP रिलीज हुई। अब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, फ्यूमरिक एसिड में, और इस स्टेप पे आप देखोगे FADH2 रिलीज हुआ। क्या 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 एनर्जी रिलीज हुई, NADH, ATP, अब FADH2, एक FADH2 रिलीज हुआ, बन क्या गया, फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, राइट। अब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो यहां पे भी आप देखोगे एक NADH रिलीज हो रहा है। तो आपने सम टोटल 3 NADH देख लिया, NADH, 3 NADH रिलीज हुए, एक ATP रिलीज हुआ और एक FADH2 रिलीज हुआ। किससे, एक एसिटाइल कोएंजाइम से। जब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, इसी एनर्जी को आप डबल कर दोगे उस समय, राइट। 2 एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होगा, 6 NADH रिलीज होंगे, 2 FADH2 रिलीज होंगे, 2 ATP रिलीज होंगे, 2 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू डबल हो जाएगी। आ रही बात समझ में। इस तरीके से क्रेब साइकिल परफॉर्म हुई। क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स 2 भी कहलाता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिलेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होंगे मगर ये अकेला कहां मिलेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इज इट क्लियर। तो ये हमारी है TCA साइकिल, हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है, इसीलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों बोल रहे हैं, याद रखना, जो जितनी भी साइकिल पढ़ोगे उनके साइकिल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि पहला जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है उसके बेसिस पे। यहां पे पहला स्टेबल स्ट्रक्चर सिट्रिक एसिड बन रहा है या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। आ रही है बात समझ में। तो यहां पे TCA साइकिल भी बोलते हो, इसीलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हो क्योंकि साइंटिस्ट क्रेब थे। इज इट क्लियर। तो ये हमने बात की सिट्रिक एसिड साइकिल की। दोबारा एक बार देख लो मॉलिक्यूल्स को। ओ सिट्रिक एसिड इज अ सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड,
इज मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ए मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट, सो मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सो स्टूपिड मतलब सक्सिनिक एसिड, फनी मतलब फ्यूमरेट, और मेलिक मॉलिक्यूल मतलब मेलिक एसिड। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। एनर्जी कितनी रिलीज हुई ये भी मैंने बताया। अब हम समराइज करते हैं जरा इन दोनों स्टेप को, इन तीनों स्टेप को, ग्लाइकोलाइसिस को, लिंक रिएक्शन को और क्रेब्स साइकिल को, और देखते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। देखो ग्लाइकोलाइसिस में आपने 2 NADH और 2 ATP देखे, लिंक रिएक्शन में आपको 2 NADH मिले, क्रेब साइकिल में आपको टोटल 2 के रेस्पेक्ट में 6 NADH मिले, 2 FADH2 मिले और 2 ATP मिले। टोटल आप NADH देखो कितने मिले हैं आपको, टोटल NADH हो गए आपके पास 10। कैसे? क्रेब साइकिल में कितने? 6, लिंक रिएक्शन में 2 और ग्लाइकोलाइसिस में 2। टोटल NADH कितने हो गए बेटा हमारे पास? टोटल NADH हो गए 10। FADH2 कितने बने हमारे पास? FADH2 बने बेटा 2, क्योंकि वो क्रेब साइकिल में ही बने, 2 FADH2। डायरेक्ट ATP कितने मिले? 2 क्रेब साइकिल में, 2 ग्लाइकोलाइसिस में। डायरेक्ट ATP हमको मिले कितने? 4। ठीक है, अब हम टोटल समराइज करें एनर्जी हमारे पास कितनी मिली। तो देखो याद रखना इस बात को कि एक NADH से हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस होंगे? 3 ATP। तो 10 से कितने ATP बनेंगे? 30 ATP। 30 ATP किससे बन गए हमारे? NADH से। FADH2, एक FADH2 2 ATP बनाएगा, तो 2 FADH2 हमारे कितने बना रहे हैं? 4। तो 30 ATP उधर और 4 ATP हो गए, 34 हो गए, और 4 ATP आपको डायरेक्ट मिले थे तो 4 ये और ऐड हो गए। तो हमारे पास सम टोटल एनर्जी कितनी आई? 38। कितनी आई? 38। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझो यहां पे कि कभी कभी आपसे बोला जाएगा 38 ATP या 36 ATP, ये अंतर कहां से आता है? ये अंतर समझ लो, अगर आप समझदार होगे तो जरूर समझ पाओगे, और समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आए फिर किसी शॉर्ट वीडियो जो आती है उसमें मैं आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रिक्स के थ्रू। समझो 38 ATP तो डायरेक्टली ऐसे बने। एक काम करता है सिस्टम जिसको बोलते हैं सटल सिस्टम। सटल सिस्टम क्या करता है? सटल सिस्टम का काम क्या होता है बेटा? याद कर रखना कि NADH से ATP के बनाने की प्रोसेस को हम कहां पे इन्वॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब NADH सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने चाहिए, मगर हमारे 2 NADH जो थे जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं आ पाते। तो वो जिस प्रोसेस से अंदर करते हैं, वो साइटोसोल से 2 NADH जिस प्रोसेस से अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं सटल सिस्टम। सटल सिस्टम के द्वारा 2 NADH जो साइटोसोल में है वो कहां पहुंच पाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच पाते हैं। प्रोसेस क्या है कि 2 तरीके के सटल सिस्टम है। एक सटल सिस्टम NADH को अंदर ले जाते समय NADH ही रखता है, राइट? तो हमारे पास 2 NADH से कितने ATP बनते हैं? 6 ATP। तो 6 के 6 ATP बन पाते हैं। मगर एक सटल सिस्टम NADH को जब अंदर ले जाता है तो FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है FADH2, 2 FADH2 से कितने ATP बनेंगे? 4। मतलब डिफरेंस कितने का आ गया? 2। अगर NADH ही अंदर जाते तो 6 ATP बनते, FADH2 अंदर जा रहे तो सिर्फ 4 ATP बनेंगे, मतलब 2 ATP कम हो जाएंगे। तो अगर NADH के फॉर्म में अंदर गया तो 38 ATP टोटल। अगर NADH अंदर जाते हुए FADH2 में कन्वर्ट हो गया तो 2 ATP कम, 38 की जगह 36 ATP। इस तरीके से आप कंसेप्ट मेंशन करते हो कि अंदर बनने वाले टोटल ATP 38 होंगे अगर सटल सिस्टम कोई और काम कर रहा है, 36 होंगे अगर कोई दूसरा सटल सिस्टम काम कर रहा है। तो यहां पे सटल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? अब एक बार को हम चीजें आगे और बढ़ाते हैं और समराइज करके देखते हैं इस एनर्जी के बारे में। चलिए, तो अब यहां पे एक चीज समझो कि टोटल एनर्जी कितनी बन गई बेटा हमारे पास? 38 ATP बन गए, राइट? ये हमने बस वर्बली समझ के देखा कि NADH से 3 ATP बन रहे हैं, FADH2 से 2 ATP बन रहे हैं। अब हम एक्चुअली ये समझेंगे कि कैसे ये बनते हैं। तो यहां पे इन्वॉल्व जिस प्रोसेस को हम बात करते हैं वो प्रोसेस कौन सी है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा यहां पे 2 प्रोसेस होंगी, एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और एक प्रोसेस में आप क्या देखोगे? ATP का सिंथेसिस होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक कहलाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये दोनों कपल प्रोसेस बट इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलग काम कर रही है, ATP सिंथेसिस अलग काम कर रहा है, मगर दोनों कपल है, क्योंकि ETS का जो प्रोडक्ट होगा वो फोटोन मोटिव फोर्स होगा और उस फोर्स की मदद से ATP प्रोड्यूस होंगे। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, देखो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करोगे तो 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज लोकेशन समझ लो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। NADH डिहाइड्रोजनेज मैट्रिक्स साइड में NADH को पकड़ेगा और उसको NADH को NAD+ में कन्वर्ट कर देगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा कॉम्प्लेक्स 1 से 3 के पास और 3 से 4 के पास, राइट? जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, एक सिंपल सी बात समझो, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 H+ आयन पंप होंगे कहां पे? मैट्रिक्स से H+ आयन पंप होंगे कहां पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में।
मैट्रिक्स से H प्लस आयन पंप होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब कॉम्प्लेक्स 1 से H प्लस आयन मूव कर रहे हैं, कितने? 4। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स 3 से H प्लस आयन पंप होंगे, कितने? 4। कॉम्प्लेक्स 4 पे जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां से भी H प्लस आयन पंप होंगे, 2। और फाइनली उन इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा? ऑक्सीजन रिसीव करेगा। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके H प्लस आयन को रिसीव करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से समझाया, दोबारा समझने की कोशिश करो। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, जिसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी है। NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 ने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 2 को। और बट एक यहां पे डिफरेंस समझो कि जो आपका पहला कॉम्प्लेक्स 1 है उससे 4 H प्लस आयन पंप होते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स 2 एक भी H प्लस आयन पंप नहीं करता। इसीलिए FADH2 से सिर्फ 2 ATP बनते हैं और इससे NADH से 3 ATP बनते हैं। अभी इन द एंड समझ जाओगे। जब NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दिए, वो 1 से कहां पे गए? 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, फाइनली इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया ऑक्सीजन ने और वाटर में कन्वर्जन हो गया। मगर जब NADH ने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए, NADH ने जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए तो टोटल H प्लस आयन कितने पंप हुए? 10। कितने H प्लस आयन पंप हुए? 10। कैसे? कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2। तो 4 4 2 मतलब कितने हो गए टोटल? 10 H प्लस आयन पंप हुए। मगर जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो टोटल 6 H प्लस आयन पंप हुए। कैसे? कि कॉम्प्लेक्स 2 से एक भी नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हुए और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हुए, तो 4 और 2 6। फाइनली जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, NADH से फ्लो हो चाहे FADH2 से फ्लो हो, H प्लस आयन पंप कहां पे हो रहे हैं? कहां पे हो रहे हैं वो? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में खूब सारे H प्लस आयन कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फोटोन मोटिव फोर्स। अब ये एक फोर्स क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटोन मोटिव फोर्स। अब वो फोटोन मोटिव फोर्स कलेक्ट जब हो गया तो वो अब किस पे एक्शन लेगा? वो कॉम्प्लेक्स 5 पे, जिसको हम ATP सिंथेज बोल रहे हैं। राइट? अच्छा, जरा एक बार ATP सिंथेज आने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोल रहे हैं? NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 को आप क्या मेंशन करते हो? कॉम्प्लेक्स 3 को हम मेंशन करते हैं यहां पे BC कॉम्प्लेक्स। BC कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो ना? BC बोले तो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, BC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और लास्टली आपका क्या होता है? साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। राइट? यहां पे पहले CuB होता है, राइट? और यहाँ पे A3 मिलेगा और A और B मिलेंगे आपको, ठीक है? फाइनली जो ऑक्सीजन होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है इसी कॉम्प्लेक्स पे, कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स पे, और वो किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने पूरी बात कर ली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। सम टोटल क्या हुआ? H प्लस आयन पंप हुए। अब ये H प्लस आयन फोटोन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और वो अप्लाई होगा कॉम्प्लेक्स 5 पे। कॉम्प्लेक्स 5 से अब आप क्या देखोगे? जब ये H प्लस आयन पंप होकर दोबारा से मैट्रिक्स में आएंगे तो यहाँ पे ATP सिंथेसिस होगा। कॉम्प्लेक्स 5 को हम ATP सिंथेज बोलते हैं। इसकी 2 सब यूनिट होती है, F0 कॉम्प्लेक्स और F1 कॉम्प्लेक्स। F0 कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे A B C 3 सब यूनिट होती हैं, नाम है। A की आप देखोगे A जो होगा वो एक सिंगल सब यूनिट होती है, B की 2 सब यूनिट होती है और C की कई सारी होती है और वो चक्कर में होती है। जब H प्लस आयन मूव करते हैं इस A से और C के टर्न होकर वो दूसरी तरफ निकलते हैं, मतलब वो जब मैट्रिक्स में जाते हैं, जब वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से H प्लस आयन अंदर की तरफ जाते हैं, और कितने? जब 3 H प्लस आयन इधर से अंदर की तरफ जाते हैं, राइट? 3 H प्लस आयन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अंदर जाते हैं तो वो F1 कॉम्प्लेक्स में एक रोटेशन क्रिएट करते हैं और उस रोटेशन की वजह से बेटा क्या देखते हो? ATP की प्रोडक्शन होती है। 3 H प्लस आयन से क्या होता है? एक ATP बनता है। तो आपने NADH से देखे थे कितने H प्लस आयन गए थे? टोटल 10। 10 में 3 के पेयर में 3 भेज दोगे तो कितने ATP बन जाएंगे? 3। मगर FADH2 ने कितने भेजे थे? 6। 3 से कितने बन रहा है? 1 ATP। तो अब 6 से कितने बनेंगे? 2 ATP। ये उसका मीनिंग है। मुझे उम्मीद है आप जरूर समझ पा रहे होगे। ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। राइट? आया समझ में? अब आपने क्या देखा? जब H प्लस आयन मूव किए तो ATP प्रोड्यूस हो गए। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 3 H प्लस आयन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पहुंच रहे हैं तो एक ATP बन रहा है। ATP बनाने का काम F1 कॉम्प्लेक्स कर रहा है। मूव जिससे कर रहे हैं वो F0 कॉम्प्लेक्स है। एंड दिस इज एक्शन ऑफ ATP सिंथेज, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यहां पे आपने 2 चीजें देखी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फाइनली प्रोडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बन गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दूसरी तरफ H प्लस आयन पंप हुए, उन H प्लस आयन पंप की मदद से क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 5 ने ATP प्रोड्यूस किए। 2 प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, मगर कपल प्रोसेस है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं काम करती तो H प्लस आयन पंप नहीं बन पाती, वहां पे H प्लस आयन फोटोन मोटिव फोर्स नहीं बनता। वो फोटोन मोटिव फोर्स नहीं होता तो ATP सिंथेज ATP का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। समझ रहे हो प्यारे बच्चों?
ध्यान से चीजों को सुनो मेरी को, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोलोगे तो इसी को मैं बोर्ड पे ऑन बोर्ड आपको लिख लिख के बहुत प्यार से समझा दूंगा चीजें। परेशान मत होना, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? बस ध्यान से सुनते और समझते रहो, राइट? तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, एटीपी की सिंथेसिस हुई। अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस पे, राइट? तो अब समझो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होती है। देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आप देखोगे कि एक ग्लूकोज से एक्चुअली में कितनी एनर्जी बनी। बेटा अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस है तो सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे, मैंने पहले भी समझा दिया। एरोबिक प्रोसेस अगर होगी तो यहां पे 38 बनेंगे या 36 बनेंगे, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा सेटल सिस्टम काम कर रहा है। अक्सर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक पायरुविक एसिड से कितनी एनर्जी बनेगी। बेटा एक पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा तो एक NADH रिलीज होगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक NADH, एक FADH और एक ATP बनता है। तो काउंट कर लो कि 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितनी एनर्जी बनेगी। देखो क्रेब साइकिल में 3 NADH बने, एक इधर बन गया 4 NADH। 4 NADH से कितने ATP बने, 4 या 12 ATP बन गए। एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP, 12 और 2 14 हो गए, और एक डायरेक्ट ATP बनता है 15। तो आपने देखा एक पायरुविक एसिड से टोटल ATP कितने बन रहे हैं, 15 ATP। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल से कितने कितने एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम मेंशन करते हैं एटीपी बैलेंस शीट को। इसके आगे हम बात करते हैं एनाप्लोरोटिक रिएक्शन, फिलअप रिएक्शन या एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होते हैं। बेटा एक चीज समझो कि ये जो क्रेब साइकिल आपने देखी, इसके इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप जो आपने देखी उनके जो इंटरमीडिएट है वो अलग अलग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट को और बनाने में एनाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, वो एब्सोल्युटली कैटाबॉलिज्म नहीं है वहां पे, कि ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आपके अदर प्रोसेस में कंपोनेंट को बनाने में भी इन्वॉल्व है, एनाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है। इसीलिए यहां पे आप क्या बोलते हो बेटा, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हो। एम्फीबॉलिक मतलब कि कुछ कंपोनेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ कंपोनेंट का प्रोसेस सिंथेसिस भी हो रहा है। आया समझ में? कुछ का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ की सिंथेसिस भी हो रही है। इज इट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, यहां पे बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व, इसीलिए एम्फीबॉलिक प्रोसेस ही। आगे और फाइनली हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब आप रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की बात करोगे तो उससे पहले यह समझ लो कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमेशा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, हमेशा और हमेशा ग्लूकोज ही नहीं होगा, राइट? मतलब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होंगे। यहाँ पे फैट भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड ही प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा हो तो भाई ऑर्गेनिक एसिड भी इन्वॉल्व है। क्लियर है? अब आप यहां पे समझो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मीनिंग क्या है। यहां पे समझो कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और उसके रिस्पेक्ट में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। इसके रेशियो को आप क्या बोलोगे, आरक्यू वैल्यू। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह। याद रखना ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, राइट? तो कितनी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसी वैल्यू को आप क्या बोलोगे, आरक्यू वैल्यू। तो देखो आरक्यू वैल्यू में अगर आप नोटिस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के लिए 6 रिलीज होते हैं। 6 कार्बन का ग्लूकोज है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, और ऑक्सीजन भी कितनी यूज होती है, 6 ही ऑक्सीजन यूज हुई। तो आरक्यू वैल्यू 6/6 1 आ गया। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। मगर जब फैट के लिए बात करोगे तो ये वैल्यू 0.7 आएगी। जब यही वैल्यू आप प्रोटीन के लिए देखोगे तो 0.9 आएगी। मगर ऑर्गेनिक एसिड के लिए जब ये वैल्यू आप चेक करोगे आरक्यू वैल्यू की, वो मोर देन 1/4 के करीब आएगी। ये आरक्यू वैल्यू पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इज इट क्लियर? एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल्ड रेस्पिरोमीटर, राइट? वो यूज होता है किसके लिए, कि प्रोसेस में कितने ऑक्सीजन वगैरह यूटिलाइज हुए और आरक्यू वैल्यू को निकालने के लिए, या कितनी प्रोसेस में रेस्पिरेशन में एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस हुई। तो ये एक कहलाता है रेस्पिरोमीटर। क्लियर है? यहां पे आके हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं एक बार को और समराइज कर रहा हूं, चीजों को ध्यान से सुनिए। हमने सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात की, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। फिर हमने ग्लाइकोलाइसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा, तो ग्लाइकोलाइसिस देखा 10 स्टेप प्रोसेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरीलियाड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरीलियाड 3 फॉस्फेट इंटर कन्वर्टेबल है डाइहाइड्रोक्सीएसिडोन फॉस्फेट में। ग्लिसरीलाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 में, 2 से फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एक लिंक रिएक्शन थी। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया किसमें,
क्रैब साइकिल में आपने देखा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक अल्फा कीटोनुक्लेट, अल्फा कीटोनुक्लेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट, फ्यूमरेट मैलेट, मैलेट से फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये चला। फिर यहां से NADH और FADH2 बने, वो एंटर किए कॉम्प्लेक्स 1 के पास या कॉम्प्लेक्स 2 के पास, वहां से वो इलेक्ट्रॉन मूव किए 1 से 3 के पास, 2 से 3 के पास। यहां पे ले जाने वाला जो मॉलिक्यूल था वो यूबिक्विनोल था। 3 से 4 तक जाने में साइटोक्रोम सी इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम सी लेके गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। फाइनली ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट थी जिसने उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में। याद रखना हमारी बॉडी में जो सांस ले रहे हैं ना, इवन प्लांट जो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 4 पे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। और फाइनली यहां पे क्या हुआ, फोटोन मोटिव फोर्स क्रिएट हुआ, H+ आयन क्रिएट हुआ, उन्होंने कॉम्प्लेक्स 5 से जाना बैक टू आना मैट्रिक्स में स्टार्ट किया और उससे बने ATP। फाइनली हमारे पास बन के आया एनर्जी मॉलिक्यूल ATP। अब बॉडी में जहां जरूरत है आप इस ATP को यूज कर लो। इज इट क्लियर? इसमें हमने साथ साथ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को भी देखा। तो ये था आज का कंप्लीट चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये प्रोसेस प्लांट में भी होगी, एनिमल में भी होगी, सिमिलर मैनर में एनिमल्स में भी परफॉर्म होती है। मुझे उम्मीद है आज का सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपने चीजें सीखी होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है या आपको कुछ भी अपने मन की बात कहनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।